दोस्तों नमस्कार। कल जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए हैं उससे निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस उत्साहित होगा और इसे एक लोकसभा चुनाव के पहले के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि G20 का जो बड़ा वैश्विक सम्मेलन होने जा रहा है भारत में, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं छोड़ रखा है, वो स्लम को ढक भी रहे हैं और दिल्ली को उन्होंने लगभग बंद कर दिया है विदेशी मेहमानों की अगुवाई के लिए। और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये G20 नहीं है, मोदी 20 है। तो क्या कल के बाई इलेक्शन के नतीजों ने नरेंद्र मोदी के पेशानी पर बल नहीं डाला होगा? और उसमें जो चर्चा हो रही है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन माने घोसी विधानसभा सीट के चुनाव के नतीजों की हो रही है। अमित शाह जो इस बात को कहते हैं कि हम शुरुआत ही 100 से करते हैं, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की और 26 गुजरात की, तो 100 हम यही जीत के आते हैं। क्या अमित शाह का ये जो अति उत्साह है घोसी चुनाव के नतीजों से वो कहीं प्रश्नांकित नहीं होता है? और इंडिया अलायंस के इस एक नतीजे ने इस बात को भी दिखा दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने अलायंस का एक उम्मीदवार होगा तो उसका वोट 57-58 से लेकर के 60% तक जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कैसे कामयाब हो सकती है? तो लोकसभा चुनाव में मुश्किलें ही नहीं आएंगी, बल्कि उसके लिए ये चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कुछ ऐसी चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों, मैं इस इलेक्शन के नतीजे को एक दूसरे एंगल से देखना चाहता हूँ। मेरा काम है हमेशा डाउट करना, संदेह करना, और संदेह से ही आप कुछ नतीजों पर पहुँचते हैं। पूर्वाग्रह नहीं आपके होते हैं, कोई विशेष पक्षधरता भी नहीं होती है। और ये सही है कि हम लोग अगर समाज में हैं और राजनीति को देखते पढ़ते हैं तो ऑब्वियस है कि हमारा भी एक पक्ष होता है, लेकिन विश्लेषण करने में हमें थोड़ी ईमानदारी बरतनी होती है हमारे पक्ष के होने के बावजूद। मैं डाउट ये कर रहा हूं कि कहीं ये गेम बीजेपी के भीतर का तो नहीं है, या जो नतीजा आया है इसको कहीं गेम में तब्दील तो नहीं करेगी बीजेपी। क्योंकि चुनाव में जिसकी हार हुई है वो है दारा सिंह चौहान और जिसकी जीत हुई है वो है सुधाकर सिंह। अब पहले तो इस बात पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये नतीजे क्यों आए, उसमें कौन से फैक्टर ज़्यादा काम कर रहे थे। दरअसल ये इंडिया अलायंस के बाद का पहला इलेक्शन था, तो कांग्रेस पार्टी ने भी वहाँ प्रचार किया, बीएसपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारा। हालांकि मायावती ने कहा कि नोटा का बटन दबाइए, लेकिन सच्चाई ये है कि जो उस विधानसभा की जो जाटव बरादरी थी, जो मायावती का कोर वोटर है, वो कमल का तो बटन नहीं दबा सकती है। उसने वोट किया बीजेपी को हराने के लिए, तो ऑब्वियस है कि समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। एक दूसरा बड़ा फैक्टर जो काम कर रहा था वो था स्थानीय होने का लाभ मिला सुधाकर सिंह को। तारा सिंह चौहान आजमगढ़ से आते हैं और सुधाकर सिंह घोसी के ही हैं, तो ये चुनाव थोड़ा सा बाहरी बनाम स्थानीय का भी हो गया था। एक तीसरा जो फैक्टर काम कर रहा था वो था दल बदलू का। दारा सिंह चौहान का जो अपना राजनीतिक कैरियर है, कांग्रेस में वो राजनीति की शुरुआत करते हैं, चंद्रजीत यादव के वो चेले रहे हैं, वहाँ से वो बीएसपी में आते हैं, मायावती के कभी बहुत खासम खास होते थे, बहुत नज़दीकी होते थे, फिर वो सपा की तरफ आते हैं, बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी से फिर सपा में आते हैं, सपा से चुनाव जीतते हुए, और वो साल भर भी नहीं बीता कि उन्होंने रिज़ाइन किया। मंत्री बनने का उनका जो आकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा थी, वो उन्हें वहाँ तक ले जाती है। अमित शाह से मिलते हैं तो अमित शाह ने कहा कि भाई आप चुनाव जीत करके आइए, इस्तीफा दीजिए और फिर हम आपको मंत्री बनवाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने शायद उनको ये कहा था कि ठीक है, अगर आपको मंत्री बनना है तो आ जाइए चुनाव के मैदान में। जो पब्लिक है वो बेवकूफ़ नहीं होती है।
जैसा आमतौर पर नेतागण समझ लेते हैं। पब्लिक बहुत धैर्यवान होती है, उदार होती है और बहुत मासूम भी होती है, लेकिन वो इतनी मासूम भी नहीं होती है कि वो लोगों को पहचानना भूल जाए। तो बार बार जब आप दल बदलते हैं और अपने स्वार्थ के लिए सीट छोड़ते हैं और फिर चुनाव के मैदान में आते हैं, ये भी एक मैसेज था, ये भी एक कारक था सुधाकर सिंह के चुनाव जीतने का। इस चुनाव में जो हुआ कि जो अति पिछड़ा समाज था, जहां से दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर की भी इज्जत दांव पर लगी थी, वो भी बहुत बड़बोले किस्म के नेता हैं। जब वो बीजेपी में होते हैं तो अखिलेश यादव को सफाई पहुंचाते हैं, और उन्होंने तो हद यहाँ तक कर दी थी कि यहाँ तक उन्होंने टिप्पणी कर दी कि साहब उनकी तो अकल ही 12 बजे खुलती है, और फिर वो सफाई भेज देंगे अखिलेश यादव को। ये बड़बोलापन, योगी आदित्यनाथ को वो पहले ही इतना अपशब्द बोल चुके थे। ये दो नेता तो ये, और वहीं से आते हैं ए.के. शर्मा, नरेंद्र मोदी के अपने व्यक्ति माने जाते हैं। ये तीन व्यक्ति ऐसे थे जहां पर योगी आदित्यनाथ को अपना खेल करना था। माना जा रहा है कि इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बैटिंग नहीं की है। एक जनसभा उन्होंने जरूर की, लेकिन उस तरह से उन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए काम नहीं किया जैसे आमतौर पर होता था। तो तीनों की मिट्टी पलीद कर दी उन्होंने, तीनों का कद छोटा कर दिया। एक और बड़ा मैसेज गया इसके जरिए बीजेपी की तरफ से, वहां पीएसी और पुलिस बड़े पैमाने पर लगाई गई थी, और लोग ये कह रहे थे, आशंका जता रहे थे कि रामपुर की तरह वहां वोट नहीं डालने दिया जाएगा, रोका जाएगा, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग होगा। लेकिन इस चुनाव में नहीं हुआ। एक आध घटना भले ही आई, लेकिन सच्चाई यह है कि सारे लोगों ने वोट डाला और नतीजे प्रशासनिक मशीनरी का भी दुरुपयोग नहीं हुआ, और नतीजा ये आया। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब ईवीएम में कोई कमी है या प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। 4 और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव थे, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, बीजेपी वहां हारी। तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब प्रशासनिक मशीनरी, चुनाव आयोग या ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। तो यहां से वो बहुत पाक साफ निकल गई। मुझे लगता है कि ये चुनाव लोकसभा के मद्देनजर बीजेपी ने सेट किया था, और दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर को माना जाता है कि ये अमित शाह के करीब हैं। तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो 36 का आंकड़ा है वो जग जाहिर है, और यहां पर ठिकाने लगाना था योगी आदित्यनाथ को, इसलिए उन्होंने मेहनत नहीं की। हालांकि उन्होंने दिखावा पूरा किया, अपने दोनों डिप्टी सीएम भेजे, वहाँ पे अनुप्रिया पटेल भी थी, संजय निषाद भी थे, और भी कई मंत्री लगे हुए थे। लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, वहाँ के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, कि ये सारा प्रोपोगंडा रचा जा रहा था लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कि हम आगे कैसे खेल करेंगे। ये चुनाव उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं था, और वो इसके जरिए एक और मैसेज देंगे कि देखिए समाजवादी पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी ठाकुर उतारा, जो कहते हैं कि साहब सामाजिक न्याय की राजनीति हम कर रहे हैं। पीडीए फॉर्मूला दिया था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन प्रत्याशी कौन? सुधाकर सिंह ठाकुर। और बीजेपी का प्रत्याशी कौन? राजभर। राजभर के साथ जो प्रत्याशी हैं वो चौहान, नोनिया चौहान। और नोनिया चौहान का हारना अति पिछड़ों में वो सामाजिक सुरक्षा का भाव तो नहीं पैदा करेगा, कि जो पॉलिटिक्स जा रही है, अब सामने होते हुए दिख रही है, वो पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा की होने जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि जाटव बनाम अति दलित की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में रूप ले रही है, और ये अभी से नहीं, 2014 से ही उसने रूप लेना शुरू कर दिया था। और इस सोशल इंजीनियरिंग को बखूबी किया अमित शाह ने और बीजेपी ने, आरएसएस ने भीतर से। इसको दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार नहीं भांप पाए, और यही वजह है कि वो चिल्लाते रहे कि बीजेपी हिंदुत्व के बलबूते चुनाव जीत रही। कोई हिंदुत्व नहीं है। ये जो अति पिछड़ी जातियां हैं, दारा सिंह चौहान हो, फागू चौहान हो, ओम प्रकाश राजभर हो, या और तमाम अति पिछड़ी जातियां हों, या नॉन जाटव दलित, दलित वहाँ बड़ी तादाद में है। जाटव के साथ साथ वहाँ सोनकर भी है, वहाँ कुछ पासी भी है, वहाँ पे आपका धोबी भी है, अच्छी संख्या है वहाँ पे, और भी कुछ जातियां हैं। उन जातियों ने भी इस बार वोट किया
सपा के प्रत्याशी को। लेकिन अब इसके जरिए वो एक असुरक्षा का भाव पैदा करने की कोशिश करेगी बीजेपी कि साहब अति पिछड़े को तो ये नहीं चाहते हैं, उसको हरवाते हैं चुनाव। और कल इस तरह के हम मैसेज देख रहे थे कि जहां पे चौहान, राजभर, बिंद, निषाद, केवट, ये जो जातियां हैं या और जो अति पिछड़ियां, खास करके जो कारीगर जातियां हैं, उसमें नाई है, तेली है, कुम्हार है, ये जातियां भी इनसिक्योरिटी फील करेंगी कि साहब अखिलेश यादव तो ठाकुर कैंडिडेट उतारेंगे, यादव आ जाएगा, मुस्लिम आ जाएगा, लेकिन हम कहां। ये आरएसएस जमीन पर उनके भीतर ये इनसिक्योरिटी का भाव पैदा करेगा और इसको वो भुनाएंगे लोकसभा के चुनाव में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये गेम कहीं बीजेपी के भीतर से तो नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने कैंडिडेट को उन्होंने हराया, लेकिन उन्होंने उस हद तक जाकर के उस कैंडिडेट को जिताया नहीं, क्योंकि उसमें योगी आदित्यनाथ के अपने फायदे हैं। और नुकसान उन्होंने जो किया है वो अमित शाह का एक तरह से कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को तय नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति तो हम तय करेंगे, कौन मंत्री बनेगा ये हम तय करेंगे। तो ये जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में ये डाउट मुझे हो रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके इस नतीजे को भुनाने की कोशिश करेगी। अति पिछड़ों में वो इनसिक्योरिटी का भाव पैदा करेगी और जो बेईमानी अभी उसने नहीं की उसको करेगी, आप नहीं कह सकेंगे। और अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो अब वहां पर होगा, तो उसके बाद फिर आसानी से उनको हराया जा सकता है। अब वो और सीट की डिमांड करेंगे इंडिया अलायंस में। शुक्रिया।